हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको स्केल और स्लज, क्योंकि हम पिछली 2-3 लेक्चर से बॉयलर ट्रबल्स की बात कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट में, और मैं प्राइमिंग एंड फोमिंग, स्केल एंड स्लज ये मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखेंगे, और ये एस्पेक्ट है आपका कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ओके, सो देखें ये कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट होता क्या है। तो देखिए, जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें जाने से पहले एक पिक्चर आप देखिए। राइट, ये वाला पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पिक्चर में देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक पाइप दिखाया गया है। मान लीजिए ये बॉयलर से, किसी बॉयलर से निकाला गया है। तो देखिए जो इसका आयरन है यहाँ से एक तरीके से कोरोड हो गया है। तो कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट एक तरीके का कोरोजन है जो कि एल्कलाइन इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। और इसकी वजह से आयरन यहाँ से टूट गया है। तो अगर मान लीजिए अगर आप एक हैमर लेंगे और इसके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे इस एरिया पे, राइट, हैमर से, तो आप देखेंगे कि ये वाला आयरन भी छोटे छोटे पीसेस में टूट के अलग हो रहा है। और आपको मालूम है ब्रिटल नेचर का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी चीज को टैप करें जोर से तो वो छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। तो ये कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कास्टिक की वजह से हुआ है। पहले तो ये पिक्चर अपने माइंड में रखें, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये हुआ कैसे और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल केमिकल क्या थे। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूं अपनी स्लाइड्स पे। ओके, तो ये मेरा स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट टॉप में, और ये पॉइंट्स आप देखें। द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटल and crystalline cracks in the boiler shell is called castic embrittlement, जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। तो ब्रिटल और क्रिस्टलाइन क्रैक बन जाएंगी जिसकी वजह से ये टूट के निकल जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है देखिए। सो दिस कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ द बॉयलर कोरोजन एंड द मेन रीजन ऑफ दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द एल्कली मेटल कार्बोनेट्स और द बाइकार्बोनेट्स और बोथ, राइट, इन द बॉयलर फीड वाटर, जो रॉ वाटर आप डालते हैं, एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम सल्फेट। तो एल्कली मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये भी अगर आपके फीड वाटर में आपके रहेंगे, जिसको बॉयलर में आपने डालना है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसकी वजह से ये कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है। अब मान लीजिए कि आपने जो वाटर लिया हुआ है जिसको आप बॉयलर में डाल रहे हैं, इफ यू हैव एक्चुअली सॉफ्टन्ड दैट वाटर with the help of the lime soda process, by using the lime soda process, तो आपको पता है कि lime soda process जब आप यूज करेंगे तो इसमें सोडा कुछ ना कुछ रह जाता है जिसको आप सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3, ओके। और इस Na2CO3 को अगर आप वाटर के साथ हीट करते हैं तो हीट करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में मिल जाता है तो ऐसे पानी को कास्टिक वाटर के नाम से आप जानते हैं। वाटर विच इज हैविंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन इज नोन एज द कास्टिक वाटर, ओके, फाइन। नाउ से दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन दिस स्लाइड व्हाट यू कैन सी हियर, सो ये तो वही लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर बताया था। अब देखिए क्या है यहाँ, इसकी वजह से तो आपका वाटर कास्टिक हो गया था, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट पानी में घुला था, बट दिस शुड बी CO2। तो ये मैंने एक्चुअली इंटरनेट से डाउनलोड करा ये वाला स्लाइड कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए, थोड़ा सा गलत जरूर है, यहाँ पे CO2 होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट दिस, मैंने लास्ट स्लाइड में इसको सही तरीके से आपको बताया है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से फिर से अगर मैं आपको बताऊं कि होगा क्या एक्चुअली में। अब देखिए वापस मैं अगली स्लाइड में जाता हूं। मान लीजिए इस वाले पिक्चर को, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है, इस पिक्चर को देखिए, ये बॉयलर का कोई एक सेगमेंट लिया हुआ है और यहाँ पे कुछ माइन्यूट सी क्रैक इस एरिया में मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माइन्यूट हेयर क्रैक्स, ये बॉयलर में जनरली बन जाती है। अब आपके पास क्या था, कास्टिक वाटर था। तो कास्टिक वाटर में क्या होता है, धीरे 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 इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक वाटर है, ठीक, वो कास्टिक वाटर इस क्रैक में घुसता है
और क्रैक में घुसने के बाद जैसे ही जो फ्रेश आयरन इसमें होगा उससे टकराएगा, तो वहां पे हीट इतनी ज्यादा होती है कि वाटर तो निकल जाता है, और वाटर निकल के सीधे सीधे इसमें क्या बचता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बॉयलर के आयरन से रिएक्शन करता है। तो आयरन हम ऐसे लिख देते हैं, और जब वाटर निकल जाता है तो ये सोडियम फिर रिएक्शन करना शुरू करता है, और ऑफकोर्स ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही आपको मिलता है। तो क्या कंपाउंड ये बनाता है जिसकी वजह से ये इस तरीके से टूट जाता है, इम्ब्रिटलमेंट हो जाती है इसमें इन क्रैक्स के थ्रू, वो कंपाउंड आपका हम यहां पे दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, ये वो कंपाउंड है जिसको आप बोल रहे हैं सोडियम फेरेट। ठीक है, इस सोडियम फेरेट की वजह से बना कैसे भाई, बॉयलर की जो माइन्यूट हेयर क्रैक्स थी उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास ऑक्सीजन भी है और ये भी है, तो जैसे ये करता है तो ये आपका वो ब्रिटल कंपाउंड है सोडियम फेरेट, इट इज ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, तो ये आपका सोडियम फेरेट है। अब इस सोडियम फेरेट को अब क्या होगा, ये देखिए पानी में घुलेगा। ओके, अब घुलने के बाद जब ये टूट के पानी में आ जाएगा तो वाटर से रिएक्शन करके वापस से फिर कास्टिक प्रोड्यूस करेगा, और आयरन की जो रस्ट है इस तरीके से इसको नीचे डिपॉजिट करेगा। ठीक है, और फिर से कास्टिक प्रोड्यूस किया, और ये एक्सेलरेट करेगा फिर कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट को लगातार। अगर इसकी थ्योरी आप देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बता चुका हूं डिटेल में, तो लोकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होते हैं, और उन लोकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की वजह से ही ये कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट होता है। ठीक है, तो किसी को अगर बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मालूम है, अगर मेरे लेक्चर देखे हैं, तो वहां से आप इसको सीख सकते हैं। भाई कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये आयरन था आपका जो कि लोकल स्ट्रेस की वजह से वहां पर था, जो कि बॉयलर के पास होता है आयरन, राइट। और ये लोकल स्ट्रेस का मतलब जो माइन्यूट हेयर क्रैक्स है ना, उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है उसकी बात करते हैं लोकल स्ट्रेस की। फिर ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये आयरन की प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो एक तरफ से देखिए कंसंट्रेशन यहाँ चेंज है, यहाँ अलग है, तो ये कंसंट्रेशन सेल बन रहा है। इस कंसंट्रेशन सेल की वजह से ही आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इसी वजह से ये सोडियम फेरेट आपका फॉर्म होता है, और इसी सोडियम फेरेट की वजह से आपका जो आपका आयरन है ये कोरोड हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट को समझ सकते हैं। यहां पे देखिए ये चीज मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। दिस कास्टिक वाटर फ्लोज इनसाइड द, सॉरी व्हाट आई कैन डू, आई कैन, ओके फाइन। सो दिस कास्टिक वाटर फ्लोज इनसाइड द बॉयलर एंड कॉजेज सम माइन्यूट हेयर क्रैक्स, जो कि मैंने यहां एक्सप्लेन करी। बाय कैपिलरी एक्शन ऑन इवापोरेशन ऑफ द वाटर, the dissolved caustic soda increases its concentration manifold, which attacks the surrounding area, thereby dissolving iron as sodium ferrate। यही तो मैंने कहा इस तरीके से। और ये एक तरीके का बॉयलर कोरोजन है, बॉयलर ट्रबल है, इससे आपको जरूर देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के लिए भी, और इंडस्ट्री में तो ये प्रॉब्लम हमेशा नजर आती ही है। अब बात आती है भाई इसको दूर कैसे किया जाए। नुकसान तो है ही है, बॉयलर की फंक्शनिंग खराब कर रहा, इसकी कॉस्ट बढ़ा देगा, बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, फंक्शन फिर ढंग से नहीं करेगा। तो दूर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ओके, तो दूर करने के तरीके इस स्लाइड में मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और बेसिकली रेमेडिंग, ये प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं, इसमें जाने से पहले देख लें। दिस कॉजेज द एम्ब्रिटलमेंट ऑफ द बॉयलर पार्ट्स। होता ज्यादा कहां पे, बेंड्स पे, ज्वाइंट्स पे, रिवर्ट्स पे, क्योंकि यहीं पे ही जो फ्लो होता है वाटर का वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्वाइंट्स, रिवर्ट्स और आपके बेंड्स पे, तो यहीं पे वो एक्यूमुलेट ज्यादा होता है सोडियम फेरेट। ओके, तो यहां से ज्यादा होता है। क्लियर, तो इससे बॉयलर आपके फेल भी हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या है। ठीक है भाई, पानी एल्कलाइन बहुत ज्यादा है, क्योंकि कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से एल्कलाइन है, तो आप इसका भी पीएच मेंटेन कर लीजिए। पीएच मेंटेन करने के लिए एसिड से न्यूट्रलाइज कर लीजिए, तो हाई पीएच नहीं रहेगा तो कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट चेक हो सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय मेंटेनिंग द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एल्कली, राइट, बाय दिस यू कैन प्रिवेंट योर कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। और अगेन व्हाट यू कैन डू इन द सेकंड पॉइंट, आप देख सकते हैं, यू कैन यूज योर सोडियम फॉस्फेट सॉफ्टनिंग एजेंट जो है, आप सोडियम फॉस्फेट यूज करें। अगर आप सोडियम फॉस्फेट यूज करेंगे तो फिर ये आपका टूटेगा नहीं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिससे कि कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट नहीं होगी। बेसिक रिएक्शन आप 9th-10th में देखते हैं, सोडियम फॉस्फेट कैसे वाटर से रिएक्शन करता है, वहां देख सकते हैं। ओके, और इसके बाद लास्ट पॉइंट आप देखें,
कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को आप रोक सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से भी, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड से, जिसको आप टैनिन, लिग्निन के नाम से जानते हैं, और ये टैनिन और लिग्निन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, तो इनसे भी आपका कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट रुक सकती है। कैसे रुकेगी मैं आपको पहले बता दूं। जो माइन्यूट हेयर क्रैक्स मैंने पीछे दिखाने की कोशिश करी थी ना, मान लीजिए इस तरीके से कोई ऐसे क्रैक कहीं पे डेवलप हो रहे हैं, ओके, तो इन क्रैक में ये लैनिन और लिग्निन और टैनिन आपके आके भर जाते हैं, तो इन क्रैक को सील कर देते हैं। अब क्रैक को सील अगर कर देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर इसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि पानी इसमें आप यूज करते, देखिए पानी में तो घुलते नहीं है आपके, तो ये अंदर जा नहीं सकता। तो लैनिन और टिग्निन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड भी इसको रोक सकते हैं। या आप सोडियम सल्फेट यूज कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट ना यूज करके सोडियम सल्फेट यूज कर लीजिए। तो सोडियम सल्फेट यूज करेंगे तो फिर जो इन्फ्लेंट जो ये होता है, दिस मैंने लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट विच प्रिवेंट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ब्लॉकिंग द हेयर क्रैक्स। तो ये सोडियम सल्फेट अगर करते हैं तब भी ये चीजें आपकी हो सकती है, इसको अंदर क्रैक में जाने नहीं देता। इस तरीके से आप कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को चेक कर सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा बॉयलर कोरोजन की, जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो मेरा लास्ट टॉपिक होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ छूट रहा है या आप कुछ जानना चाहते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसमें डिटेल में फिर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।